हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज हम बात करेंगे, जैसा मैंने बताया था कल वाली वीडियोज़ में। कल हमने कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देखा था और आज बात करेंगे टिबार्था की। कल जो आएगा थार्नथवेट का आएगा, वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ होगी। ये एक छोटा सा है, 5-6 मिनट की वीडियोज़ ये हो पाएगी क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बस इन्होंने कोपेन का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उसको एज इट इज़ बताया है। बस इसमें इन्होंने बस केवल जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया है कि किस तरह से जो है कॉन्टिनेंटल पे कोल्ड और हॉट किस तरह से जलवायु मिलती है, बस उसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले देखो टिबार्था का जलवायु वर्गीकरण, यानी कि टिबार्था का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। कोपेन के समान टिबार्था ने भी समस्त पृथ्वी को 5 बड़े जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। यानी कोपेन के समान ही टिबार्था ने भी समस्त पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को 5 बड़े जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। इन्होंने भी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के लिए एक, यानी मैंने जैसे बताया था कल, सारा कुछ बताया था A, B, C, D, E, तो ऐसे ही इन्होंने भी बताया था। जैसे इन्होंने माना था एज इट इज कोपेन ने, ऐसे ही इन्होंने भी इसको बताया था। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के लिए ए बताया था, शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के लिए बी बताया था, समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश यानी कि जो मिड लैटिट्यूड है, मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है, उसके लिए सी बताया था। शंकुधारी जलवायु के लिए डी बताया था। शंकुधारी जलवायु यानी कि जो बोरियल वन होते हैं, कॉनिफेरस जो होते हैं, उनके लिए। ध्रुवीय जलवायु प्रदेश के लिए ई बताया था। इन सूचकांकों का इन्होंने प्रयोग किया था, बताने की कोशिश की थी। आगे देख लेते हैं इनका क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स 1966 में आया था। पूछा जा सकता है कि टिबार्था का जो क्लासिफिकेशन कब आया था, ये पूछ सकता है। कोपेन, टिबार्था और थार्नथवेट, इनका क्रम लगाइए। तो 1966 में ये आया था। और जैसा आपने देखा था 1918, 1936, 1948 कोपेन का आया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। कोपेन के अनुसार ही इन्होंने अपने वृहद जलवायु का पुनः सूक्ष्म वर्गीकरण तापमान और वर्षण के आधार पर किया था। आपको पता है कोपेन ने जो फ्रेंड्स सबसे पहले वेजिटेशन के आधार पर किया था, उसके बाद में उन्होंने एवरेज टेम्परेचर और एवरेज रेनफॉल के माध्यम से बताया था। दूसरी बार में इन्होंने क्या किया, केवल तापमान और वर्षण के आधार पर जो अपना जो क्लासिफिकेशन है इसको बताया था। क्योंकि ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ये किस बेस पर आधारित है, तो तापमान और वर्षण पर आधारित है। और कोपेन का वेजिटेशन, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज रेनफॉल पर आधारित है। ए जलवायु के लिए अब देख लेते हैं, इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, उसको देख लेते हैं। ए जलवायु के लिए यानी कि ए के साथ में एफ आता है, जिसका मतलब होता है वर्ष भर अधिक वर्षा। यानी कि ए में वर्ष भर क्या होती है, वर्षा होती है। ए एम, जैसा मैंने बताया था, ए के साथ हमेशा एम आता है और एम जो है किसी के भी साथ में नहीं आता है। कहीं आप सी एम, डी एम, पी एम कर दो तो वो सब नहीं चलेगा। यानी कि ए के साथ हमेशा एम, यानी कि मानसूनी जलवायु। ए डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई होता है फ्रेंड्स, यानी कि शीतकाल शुष्क, यानी कि विंटर ड्राई होता है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, तो ए डब्ल्यू होता है। वहीं देख लेते हैं बी जलवायु। काफ़ी सिंपल क्लासिफिकेशन है, अगर कोपेन का पढ़ लिया तो ये भी आसान हो जाएगा। बी एस को 2 प्रकार से बांट सकते हैं, एक बी एस के में, एक बी एस एच में। के का मतलब कोल्ड, जर्मनी का है ना फ्रेंड्स, तो ये के को इस तरह से लिखते हैं, कोल्ड को सी नहीं लिखते हैं। बी एस एच, एच का मतलब हॉट होता है, यानी कि बी एस के, यानी कि बी का मतलब शुष्क, एस का मतलब स्टेपी यानी कि शुष्क, और के का मतलब कोल्ड यानी शीत स्टेपी। यानी कि जो शीत स्टेपी है, आपको पता है स्टेपी जो है यूरेशिया में मिलती है, यानी कि मध्य अक्षांशीय शीत। यूरेशिया किस में आता है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में आता है, यानी कि शीत स्टेपी, मध्य अक्षांशीय शीत स्टेपी क्षेत्र आते हैं। बी एस एच, यानी कि बी का मतलब शुष्क, एस का मतलब स्टेपी, एच का मतलब हॉट, उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। जहाँ उष्ण की बात होगी फ्रेंड्स, उष्ण का मतलब गर्म होता है, यानी कि एच होगा। के का मतलब होता है कोल्ड, यानी कि शीत होगा। के का मतलब होता है कोल्ड, यानी कि शीत होगा। एच का मतलब होता है हॉट, यानी कि उष्ण होगा। तो कुछ नहीं करना है, बी डब्ल्यू, बी के साथ बी एस के, बी एस एच,
BW के साथ में फ्रेंड्स आपने देखा होगा BWHW का नाम सुना होगा आपने, थार मरुस्थल BWHW, ये थार के लिए है। तो थार के मतलब शीत, अगर के आएगा तो शीत मरुस्थल हो जाएगा, एच आएगा तो थार वाला अपना वाला मरुस्थल हो जाएगा, हॉट वाला मरुस्थल हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, की का मतलब कोल्ड, BW के शीत मरुस्थल उच्च अक्षांशीय क्षेत्र जैसे लद्दाख में है अपने। BWH उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, जैसा कि मैंने अभी बताया था थार मरुस्थल हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, के आ जाएगा तो शीत मरुस्थल, एच यानी हॉट आ जाएगा तो उष्ण मरुस्थल। अब इनकी कुछ और 2-3 पॉइंट और है फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं। जलवायु के लिए आगे देख लेते हैं। जलवायु के लिए उन्होंने क्या किया, CA का मतलब ऑल सीजन रेनी। आपने देखा होगा उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, चीन का क्षेत्र देखा होगा फ्रेंड्स आपने। चीन का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर CA प्रकार की जलवायु मिलती है, जिसमें पूर्वा पवनों के द्वारा वर्षा होती है। CS का मतलब आप जान रहे हैं फ्रेंड्स, भूमध्य सागरीय जलवायु, यानी कि समर ड्राई, यानी गर्मी सूखा रहता है गर्मी के अंदर। विंटर में क्या होती है, रेनी होती है, यानी बारिश होती है। आपको पता है जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है उसमें जो है जाड़े में वर्षा होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है, और गर्मी में शुष्क रहता है। उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु CS, जैसे मैंने बताया अभी। CB मतलब मध्य अक्षांशीय सागरीय जलवायु, यानी ग्रीष्म ऋतु ठंडी होती है, वर्ष भर पछुआ हवाओं का अभाव रहता है। C के बाद में आपने देखा होगा C 45 के बाद आती है, 45 से शुरू हो जाती है। तो 45 के बाद अगर आप देखोगे तो 45 से 60 आप देखोगे 60-65 तक लगभग पछुआ हवाओं का प्रभाव रहता है। तो CB जलवायु, ये मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। अब देख लेते हैं जलवायु के D जलवायु के लिए देख लेते हैं। अभी C जलवायु के लिए देखा, तो D जलवायु के लिए यानी कि DA का मतलब होता है वर्षा, यानी सबसे गर्म महीने का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। आर्द्र महाद्वीप जलवायु में, यानी जो महाद्वीपीय जलवायु है DA, उसमें सबसे गर्म महीने का, यानी कोई भी महीना ले लीजिए आप साल का 12 महीने में, सबसे गर्म जो भी महीना होगा उसका टेम्परेचर 22 डिग्री से अधिक होगा, उससे कम नहीं होगा। DB यानी कि सबसे गर्म महीने का तापमान 22 सेंटीग्रेड से कम रहता है, क्योंकि A पहला आएगा तो थोड़ा नीचे होगा, इक्वेटर से मतलब इक्वेटर के करीब से लगाएंगे हम उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, तो D पहले आएगा, उसके बाद B और ऊपर आएगा, C और ऊपर आएगा, D और ऊपर आएगा। तो इस तरह से चलते हैं। तो DB यानी सबसे गर्म महीने का तापमान 22 सेंटीग्रेड से कम। अब एक तरफ DA, एक तरफ DB, एक तरफ DC, एक तरफ DD, ये दे दी जाएंगे। हम कहेगा इसको महदा फॉलोइंग कीजिए। तो A पहले आएगा तो तापमान अधिक होगा, B बाद में आएगा तो तापमान कम होगा, C और बाद में आएगा तो और कम होगा, D और बाद में आ जाएगा तो और कम होगा। DB जलवायु यानी सबसे गर्म महीने का तापमान 22 सेंटीग्रेड से कम रहता है, यानी कि आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु। DC ग्रीष्म काल क्या होता है, बहुत छोटा होता है। आपने देखा होगा जो आर्कटिक प्रदेश है उसमें अगर देखोगे तो ग्रीष्म काल का जो समय होता है 6 महीने दिन और 6 महीने क्या होती है, रात होती है वहाँ पर। तो रेडिएशन मतलब जो प्रकाश होता है वो पहुँचता तो है, लेकिन उसके अंदर जो तापमान होता है वो नहीं पाया जाता है। उप ध्रुवीय जलवायु कहते हैं इसको। DD सबसे ठंडे महीने का तापमान -38 डिग्री से कम रहता है, यानी सबसे ठंडा महीना, कोई भी सबसे ठंडा महीना ले लीजिए, उसका तापमान अगर आप देखोगे तो -38 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। काफ़ी महत्वपूर्ण फ्रेंड्स पॉइंट हैं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ रहेगा नोट में। इस प्रकार D जलवायु का वर्गीकरण तापमान के आधार पर किया गया है। पूछा जाएगा टिबार्था के अनुसार D प्रकार की जलवायु का वर्गीकरण किसके बेस पर किया गया है, तो तापमान के आधार पर किया गया है, क्योंकि जितने ऊपर जाएंगे तापमान में कमी आती चली जाएगी। तो उन्होंने तापमान के आधार पर बताने का प्रयास किया था। आगे इन्होंने E प्रकार की जलवायु के बारे में बताया था। T का मतलब टुंड्रा, कुछ भी याद नहीं करना, T का मतलब टुंड्रा जलवायु प्रदेश। F का मतलब होता है फ्रॉस्ट, यानी फुल आइस कैप, यानी बर्फ से हिमाच्छादित प्रदेश। ये इन्होंने बताने की कोशिश की थी। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा टिबार्था का क्लासिफिकेशन किसके बेस पर आया था, या किसके आधार पर आया था, या किसके समान है, तो कोपेन के समान है। दूसरी बात पूछी जाएगी कब आया था, तो 1966 में आया था। तीसरी बात इन्होंने किस चीज़ पर जोर दिया था, तो इन्होंने तापमान के आधार पर बांटने की कोशिश की थी। तापमान और रेनफॉल, तापमान और वर्षा के आधार पर बताया था।
3 बात ये पूछी जा सकती है, और क्योंकि इनमें काफ़ी मतभेद है ना। उन्होंने बताया था क्लासिफिकेशन वेजिटेशन के आधार पर, इन्होंने बताया था वर्षा के आधार पर, तो हमें ये याद रखना है फ्रेंड्स। तो ये रही आज की वीडियोज़, धीरे धीरे काफ़ी लंबी वीडियोज़ हो गई ये भी। कल हम बात करेंगे थार्न थ्रेड का क्लासिफिकेशन। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं और बता सकते हैं वीडियोज़ कैसी लगी, जिससे मैं रोज़ डेली इसी प्रकार की वीडियो डेली एक वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।